नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से देश के प्रतिष्ठित संपादक और बेबाक बात करने वाले अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। अजय जी, आज वैसे तमिलनाडु की सभी सीटों के लिए प्रचार थम गया। वेस्ट बंगाल के फर्स्ट फेज की 142 सीट्स का प्रचार थम गया 6 बजे, और उसके बाद में हम ये एपिसोड कर रहे हैं तो कुछ मसले ऐसे आए हैं कि जैसे इस प्रकार से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को टेररिस्ट कहा। वो अपोजिशन को टेरराइज कर रहे हैं, तो उस पर भी तो हंगामा हो गया है। और दूसरी बात, मोदी जी ने महिला आरक्षण के मसले पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय संबोधन किया और आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया, उसके बारे में मेरे ख्याल से 700 से अधिक लोगों ने एक चुनाव आयोग के सामने उन्होंने शिकायत दर्ज की है, और ओम बिरला जो स्पीकर है उनके सामने भी मेरे ख्याल से कांग्रेस ने ये शिकायत दर्ज करी है। और दूसरी बात यह है कि अब ये मेरे ख्याल से भाजपा को वेस्ट बंगाल किसी भी हाल में उनको वहां जीत हासिल करना है, इस बार नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए जिस प्रकार से वहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, उनकी गिरफ्तारी की पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है इन्होंने, और वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। अब जिस प्रकार से वहां पर गोमांस और मछली की बात आती है, वेस्ट बंगाल में अनुराग ठाकुर जाके मछली खा रहे हैं और उसके वीडियो वो शेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां गोमांस खाने की बात कही थी, और ईशान भारत में गोमांस खाना, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले तौर पर गोमांस खाने के बात करते रहे हैं। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता गोमांस की बात करते रहे हैं, और माल्यापुरम केरल में तो भाजपाई उम्मीदवार ये कहते रहे हैं कि आप मुझे जिताओ, मैं अच्छी क्वालिटी का गोमांस आपको उपलब्ध कराऊंगा। और मोदी जी के शासन में आने के बाद हमारा देश गोमांस की निकास में दूसरे नंबर पर आ गया है दुनिया में, ब्राजील के बाद में। तो ये सब जब चुनाव आ रहा है, चुनाव में मुख्य मसले जो होना चाहिए, देश की महंगाई, जिस प्रकार से हम अमेरिका के सामने झुकते हैं, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने सवाल हैं, इन मसलों को छोड़ के वो केवल विपक्ष को टेरराइज करने में लगे हुए हैं। ये बात मेरे ख्याल से हमें आज इसकी बात करना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये सब मसले जो हैं तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को मद्देनजर रखते हुए आप इस पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। तो अजय जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को। मेरा एकमात्र यह कहना है कि क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी कभी भी गौमांस खाने वालों या गौमांस के लिए जो व्यवसाय करने वालों के खिलाफ रहे? और यदि होते तो देश के अंदर उन्होंने अब तक तमाम कानून, ये कानून बनाने के लिए तो उन्हें कोई 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता नहीं, 1 मिनट के अंदर चेंज कर सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी आप डाल लीजिए, गूगल कर लिए, 1955 में कानून बना गए थे, गौवध निवारण अधिनियम। तो जब तब बन गया था, उसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके थोड़ा कड़ा कर देना है, उसमें कड़ी सजा का प्रावधान कर देना है, यही तो करना है, और पूरे देश पे पूरी शिद्दत के साथ लागू कर देना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो सिर्फ जुमलों में गौ हत्यारों पे कार्रवाई और ये और वो गौ हत्या के नाम पे मॉब लिंचिंग और सब कुछ क्या किया गया, गौ तस्करी के नाम पे ये सब किया गया, वसूली का एक तंत्र बना दिया, गुंडों का एक तंत्र पैदा कर दिया।
हत्यारों का तंत्र पैदा कर दिया। लेकिन असल में क्या वो रुका? इन्हीं के नेता है संगीत सोम, मेरठ में विधायक थे, वो बहुत बड़े गौमास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अलीगढ़ में इनका जो विधायक है गौतम, वो गौमास से जुड़ा हुआ है के धंधे से। इसी तरीके से इनके तमाम सारे लोग हैं। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गौमांस निर्यातक देश बन चुके हैं। सोचिए आप, यदि हमारे यहाँ गौ हत्या नहीं हो रही है तो फिर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कैसे हो जा रहे हैं? फिर दूसरी चीज, वही नॉर्थ ईस्ट में इनके तमाम नेता जाते हैं और वहां पर गौ हत्या, गौवध या इसकी कोई बात नहीं करते हैं। उल्टा कहते हैं हम तो आपको अच्छे स्तर का गौमांस खिलाएंगे। सही बात। इसी तरह आपने गोवा का जिक्र किया ही, और यही नहीं, बहुत सारी जगह इस तरह से ये करते हैं। अब मैं उसके बाद में जब आप बात करेंगे तो आप देखिए कि यदि भारत में आप जिस तरह के आज हालात हैं उसमें क्या नरेंद्र मोदी आतंकवादी की तरह से काम नहीं कर रहे हैं? आतंकवादी का मतलब क्या होता है? जो खौफ पैदा करे, जो डर पैदा करके लोगों को मरने को मजबूर कर दे या दूसरे और तमाम समस्याएं पैदा कर दे, वही तो आतंकवादी है। तो नरेंद्र मोदी टेररिस्ट नहीं है तो और है क्या? सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे, वो विपक्ष के नेताओं को टेरर पैदा करते हैं, उनको डराते हैं, कभी ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, दूसरी जांच एजेंसियों से, पुलिस से और सबसे। उसके बाद में वो भी नहीं बचता है तो अपने जो पाले हुए गुंडे हैं उनसे वो डरवाते हैं। तमाम लोग आपके गुजरात में ही आप याद करिए, मुख्यमंत्री थे, कितने नेता कितने लोग मरे, उनके मामले में कैसे कैसे क्या क्या सच है सबको पता है। सुप्रीम और कोर्ट यही आज देश में हो रहा है। लोगों को डरा के रखा गया, तो टेररिस्ट यही तो करता है, अपने खौफ के जरिए वो सत्ता पे हावी होता है या एक प्रकार से पैरेलल सत्ता चलाता है। वही कर रहे हैं नरेंद्र। लोकतंत्र के नाम पे सत्ता पे आ गए और टेरर फैला के सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं। यही इनका सच। कभी भी आप बताइए, जो लोग जिन पर आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं या कुछ हैं, ये बीजेपी में आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के चहेते हो जाते हैं। और फिर कोई भी देश की संस्था, जांच एजेंसी, कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। न्यायपालिकाएं भी डरती नजर आती। यानी टेरर है ना जी, तो यह स्थिति है। तो यही सत्य है। अब इसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी ने कभी नोटबंदी के नाम पे टेरर फैलाया, कभी जीएसटी के नाम पे टेरर फैलाया, कभी किसान बिल के नाम पे टेरर फैलाया, और इसी तरह से लगातार करते आए। अनुच्छेद 370 हटाने के नाम पर टेरर फैलाया, और आज तक उस टेरर को आप देखिए, आपके गुजरात ने झेला था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 साल पूरा हो गया कश्मीर के पहलगाम में, बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था। आप सोचिए, टेरर और टेररिस्ट सबसे इन्हीं का नाता है। आज तक क्या किसी को न्याय मिला है? क्या किसी का कोई भरपाई हो पाई है? नहीं। असल में सबके साथ अन्याय हुआ है। उनके लोगों ने शहीद होने की मांग रखी थी, नहीं मानी गई। विश्वास करके वो गए थे नरेंद्र मोदी का और बर्बाद कर दिया। आज उस कश्मीर में 60% से अधिक पर्यटक घट गए हैं, और खासकर बैसरन घाटी के आसपास पहलगाम। तो अब आप सोच लीजिए, इस तरह से इन्होंने किया है। तो हर जगह टेरर के बूते, कश्मीर में टेरर फैला रखा है, जिसके बूते लोगों को दबा रखा है। यही सत्य है। झूठ बोलने वाला, नफरत फैलाने वाला, हिंसा कराने वाला और क्या नहीं है नरेंद्र मोदी। इसको साबित करने के लिए सबसे बड़ी चीज है, यूनाइटेड नेशन में
एक रिपोर्ट पेश की गई है मानवाधिकार से संबंधित, और उस कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने, भारत ने इजराइल के साथ खड़े होकर के उस आतंकवादी देश के साथ, उस मानवाधिकार हनन करने वाले देश के साथ खड़े होके, उस अवैध कब्जा करने वाले देश के साथ खड़े होके, और उस देश के साथ खड़े होकर के जो युद्ध अपराधी घोषित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से, जिसके खिलाफ वारंट है, उसके साथ कि हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, जड़ता से खड़े हैं और ये हैं। और उसके बाद में आज पूरी दुनिया को उस डर में डुबो दिया है, आतंक में डुबो दिया है कि जिस तरह से संकट खड़ा है, आपके सूरत से ही तमाम सारे मजदूर पलायन करके अपने अपने घरों को भाग रहे हैं, जा रहे हैं, बिहार के हैं। अब आप सोचिए, जब चुनाव था तो उन्हीं मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था, उनको गाड़ियां दी गई थी, सब कुछ दिया गया था, जाइए अपने घर वोट डाल के आइए। और अब वो मजबूरी में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुकिंग गैस नहीं मिल रही है और तमाम सारी संकट है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कुछ हो रहा है। अब वेस्ट और बंगाल इधर दूसरी तरफ मजदूरों को गाड़ियां दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जो रहने वाले मजदूर हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चला के, बसें चला के आपके उसी गुजरात से भाजपा के नेता टिकट और सब कुछ दे करके भेज रहे हैं। और उतने दिन कहा कि जितने दिन रहोगे उतने दिन की भी सैलरी मिलेगी, वोट डाल के आओ आराम से। अब आप सोचिए, ये अंतर है। यानी आपके इस्तेमाल करना है तो यूं कर लेंगे, तो बन जाओ भैया। तो आतंकवादी क्या करता है? यही तो करता है, आपकी मजबूरी का लाभ उठाता है, आपका इस्तेमाल करता है, और जब वो हो जाता है तो अपना वो धीरे से वो लेता है। तो नरेंद्र मोदी मास्टरमाइंड है, सबसे बड़ा आतंकवादी। सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप देखिए, तो इस तरह से होता है। और इसके बाद में बड़ी दुहाई देते थे नरेंद्र मोदी, और ये राहुल गांधी और जाके उनके यहाँ वो पका रहे हैं, मीट पका रहे हैं, वो क्या लालू का जो लड़का है तेजस्वी, वो मीट खा रहा है, और न जाने क्या क्या इस तरह से। साहब, मीट खाना कोई अपराध तो है नहीं। असलियत में भारत का ओरिजिनल यदि फूड कहेंगे तो सब मांसाहारी होते थे। यदि ऐतिहासिक तथ्य देखेंगे, भारत कोई शाकाहारी देश तो था नहीं। ये तो कालांतर में धीरे धीरे चलो तमाम आए, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, और दूसरे आए, तमाम सारे वो हुए, और इस तरह से ये हुआ। नहीं तो ब्राह्मण भी जब बलि दी जाती थी तो उसको कटता था, पकता था, खाया जाता था। नहीं, वेस्ट बंगाल में तो ब्राह्मण भी खाते हैं ना। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, अपने यहाँ का बता रहा हूँ, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ यूपी में ये होता था, ये गंगा की उस बेल्ट की बात बता रहा हूं। हालांकि मेरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन गुजरात में अधिकांश मांसाहारी हैं। गुजरात के लोगों में भी अधिकांश मांसाहारी है। मैं यही बता रहा हूं। लेकिन यदि हम पुरानी पीढ़ियों का देखते हैं तो पता चलता है, हाँ, तब वो देवी जी को वो बलि दी जाती थी तो उसका तो प्रसाद होता था, तो साहब प्रसाद कह के खाते थे पंडित जी लोग। तो ये भी है। मैं इसलिए किसी को नहीं कहता हूं, तो खाना पीना हर व्यक्ति की अपनी इच्छा पे निर्भर करता है, इसलिए मैं किसी को नहीं कहता। लेकिन इसलिए सिर्फ कहना पड़ रहा है इस समय कि जो लोग ये कहते हैं उन्हीं के ही सूचना प्रसारण मंत्री थे देश के, अनुराग ठाकुर, हिमाचल से आते हैं, और साहब वहां जाके जिनकी जात का पता नहीं, वो वहां पश्चिम बंगाल जाकर के मंगलवार के दिन, जो मंगल का दिन हमारे यहाँ सामान्य तौर पे भी जो मीट खाते हैं वो मंगल को अवॉइड कर, उस मंगलवार को वो मछली भात खा रहे हैं, दिखा दिखा के खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, रील बन रही। और नरेंद्र मोदी भी रील बनाने के माहिर हैं। तो आपने देखा चुनाव के दौरान कई रीलें बनाई, देश तो तबाह हो रहा था, वो रीलें बना रहे थे। और जब रील बना रहे थे तो एक रील बनाई उन्होंने, देखिए आप, कि वो एक दुकान से मुरमुरा खरीद रहे हैं। और साहब स्थिति ये है
हमारे हमारे यहाँ कानपुर में उसे मुरमुरिया कहते हैं। तो मैं तो बचपन से खाया हूं वो, हमारे यहाँ वही मुमरा जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ कानपुर में मुरमुरिया बोलते थे। तो मेरी माँ मुझे वो पकड़ा देती थी, मैं उसी को खाते खाते खुश होता था और माँ अपना काम कर लिया करती थी। तो मुझे तो बचपन से मैंने खाया है, मुझे पता है। नरेंद्र मोदी वहां जो वो ड्रामा करते हैं कि अरे वो खरीद रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं और रेट पूछ रहे हैं और सब कुछ, और साहब अब पता चल रहा है वो कोई मुरमुरे वाला नहीं था, वो तो एसपीजी का जवान था, वहां बैठा के उसको बस वीडियो शूट कराया गया था उस दुकान। यानी ऐसा आदमी है कि इतना डरपोक की दुकानदार से, असली दुकानदार से बात नहीं कर सकता, नकल राहुल गांधी की करेगा, क्योंकि राहुल गांधी ही जनता के पास जाते हैं, उनसे बीच में बात करते हैं, संवाद स्थापित करने का काम करते हैं। अरे भाई, नकल करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है, अकल की जरूरत है। तो यह स्थिति है नरेंद्र मोदी की। तो अब आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया और उस आदमी ने देश को भी असुरक्षित कर दिया है और साथ साथ दुनिया में भारत की बेइज्जती भी करा रहा है। तो वो कहा ही उन्होंने, जो है मुरली मनोहर जोशी ने, जिनके नरेंद्र मोदी पीछे पीछे गया था साथ साथ सेवक बन के, जब उन्होंने लाल चौक पे श्रीनगर में झंडा फहराया था तिरंगा, तो याद करिए। तो वही मुरली मनोहर जोशी कह देते हैं कि भारत कभी हुआ करता था विश्व गुरु, अब बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी काहेगा विश्व गुरु, जिसे खुद का अपना मतलब ज्ञान नहीं, और जो ज्ञान वो दे रहा है वो ज्ञान भी अपने आप में भैया ऐसा विश्व गुरु है जो नाले में पाइप डालो और चाय बना लो उसका दोस्त ये कर लेता था। बादल से रडार, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, बादल से रडार कि वो जो है खत्म कर देता था। मतलब क्या है। तो इससे लगता है ये भारत का प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ ट्रोलर और रीलवाज के अलावा अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये जो है आतंक के बूते सत्ता स्थापित करना चाहता है, डरा के रखना चाहता है। राहुल गांधी तो संसद से लेकर सब जगह ये बात कही चुके हैं कि डर का शासन स्थापित करना चाहते। तो डर का शासन कौन करता है? आतंकवादी करता है, अपराधी करता है। वही काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आज देश इस परिस्थिति में आके फंस गया है और ऐसी स्थिति में जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला करने वाला है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को सबक सीखने को इस चुनाव में मिलेगा और कड़ा मिलना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने पूरा आतंक का ही राज किया है। पूरे पश्चिम बंगाल में आप देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिए, और यही नहीं, इसी तरह तमिलनाडु में भी भेजे, और उस तरह से करके उन्होंने पहले एसआईआर के नाम पर भारत के नागरिकों के वोट काटे हैं। फिर उन्होंने सुरक्षा बल जो भेजे हैं उनके जरिए जिस तरह से विपक्ष के जो वोटर हैं उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर वो कुकर्म किया जा रहा है, और मुख्य चुनाव आयुक्त एक शब्द नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, उसको ओबलाइज किया जाता है। उसकी लड़की को दिल्ली से सटा जो सबसे मतलब अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है उस नोएडा का डीएम लगाता है, और उसके बाद में अभी कल ही उसके दामाद जो मनीष बंसल है उसको सहारनपुर का डीएम था, तो उसको वहां से उठा के सबसे कमाई वाली पोस्ट मानी जाती है जो है नोएडा और आगरा के डीएम की, तो उसे आगरा में लगा देता है। अब आप सोचिए, आगरा ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता का घर है, तो नोएडा और वहां ही उनके घर है, और वहीं का दोनों के डीएम उनके बेटी और दामाद है, यानी सब कुछ सौंप दिया है। तो ये नरेंद्र मोदी करता है, तो वो भी दिख रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग आंखें बंद करे। जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया और तमाम विपक्षी सांसदों और सबको, विपक्षी दलों समेत सबको गाली दी और चुनाव प्रचार किया उसके जरिए, तो देश के तमाम संभ्रांत और विद्वान लोगों ने, 713 लोगों,
चुनाव आयोग से कहा इस घिनौने काम के लिए इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन साहब वो तो दुम दबाए बैठा है, उसको डर लगता है। तब केसी वेणुगोपाल ने, जो संगठन के महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शब्द बोले हैं उसमें, और विपक्षी सांसदों के लिए जिस तरह भ्रूण हत्यारा और सब कुछ कहा है, उसके बाद में निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? एक बनिया वहां बैठा है, एक बनिया वहां बैठा है, और दोनों बनिए तीसरे बनिए को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो सब ये बनियों के राज चल रहे हैं साहब। तो ये हालत है, तो यह देश का बेड़ा गर्क तो तय। वो सौदेबाजी कर सकते हैं, वो झुक करके सलाम कर सकते हैं, और सपाट लेटे हुए हैं। तो सरेंडर मोदी से, आतंकवादी मोदी से और क्या उम्मीद करेंगे? वो अपनों को डराते हैं, दूसरों से डरते हैं। जी जी नहीं, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और जिस प्रकार से मेरे ख्याल से हम सबकी आंखें खोल दे ऐसा ही बात करी। मगर आपने एक सवाल जरूर उठाया, आपने कहा कि एक्शन कौन लेगा, यही तो समस्या है। मेरे ख्याल से ये जनता जागेगी, जनता रास्ते पर नहीं आए। मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए हरि भाई, यदि जिस दिन भारत के नागरिक, भारत की जनता खड़ी हो जाए, उस दिन नरेंद्र मोदी भाग खड़ा होगा। और इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में हंगरी है। हंगरी में जब नागरिक एक होके खड़े हो गए, तो वहां की सरकार के बनाए सारे कानून ध्वस्त हो गए, सब कुछ हो गया, सारे नैरेटिव फेल हो गए, और वो उखड़ गए। आज भी नरेंद्र मोदी 37% वोट से हैं। यदि एक होकर के 2/3 बहुमत से कांग्रेस को सत्ता में कल ले आए, तो नरेंद्र मोदी जेल में होगा, और कोई और जगह बचेगी नहीं। ये आप जान लीजिए। और नेपाल भी तो उसका उदाहरण है। बिल्कुल नेपाल भी, हाँ बिल्कुल। लेकिन नेपाल को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वो तरीका नहीं कहता हूं जो वहां पर हुआ। मैं हंगरी के तरीके को सबसे अच्छा मानता हूं, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण बगैर ढंग से। किसी वायलेंस। या आई एग्री, आई एग्री। नहीं, आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।